दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में एक नए जो है चैप्टर को लेकर हाजिर हूं, जहां हम चर्चा करेंगे क्रिया से संबंधित सवालों के बारे में। देखिए आज की क्लास में क्रिया के साथ साथ दोस्तों मैंने क्रिया विशेषण या आप यूं कहें तो अव्यय के सवाल भी शामिल कर लिया हूं। आगे की क्लास में दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि अव्यय के सवालों को और अच्छे तरीके से अलग चैप्टर में कराया जाए, लेकिन कुछ सवाल आज के टॉपिक में भी आपको देखने को मिलने वाले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ज्यादा नहीं, मात्र 25 सवाल मैं लेकर आता हूं। देखिए आप कंटिन्यूटी बना के पढ़िए। हो सकता है मैं कंटिन्यू अगर नहीं हूं तो आपके पास अगर समय बचता तो आप पीछे के लेक्चर जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरी क्लास में कहीं किसी तरह का टाइम पास नहीं होता है। जब भी आप कभी आप आएंगे तो आप देखेंगे कि बेहतरीन तरीके से क्लास पढ़ाई जाती है, एकदम टू दी पॉइंट बातें होती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आपकी तैयारी इस चैप्टर पर कितनी बेहतर हो पाई है। इसके पहले एक बात और कहना चाहूंगा, स्टडी 91 ऑफिशियल नाम से हमारा एप्लीकेशन है दोस्तों, जिस पर हमारी सारी क्लासेस चलती हैं। भारत में एकमात्र ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर आपको ऑनलाइन क्लास में भी डेमो प्रोवाइड किया जाता है, वरना लोग डेमो नहीं देते हैं। तो आप आइए, डेमो देखिए, अच्छी लगे तो क्लास ज्वाइन कीजिए। बहुत बेहतरीन क्लासेस चलती हैं दोस्तों, जहां पर आपको हिंदी का बैच मिल जाएगा। हिंदी के अलावा हमारे पास संविधान और इतिहास के इंडिविजुअल बैच अवेलेबल दोस्तों। मैं कहता हूं आप किसी विषय को पढ़िए, एक बार पढ़िए, बार बार मत पढ़िए। चाहे छोटा एग्जाम देना हो, बड़ा एग्जाम देना हो, आंसर राइटिंग करना हो, या फिर आपसे डिबेट ही करना हो, ठीक है, इंटरव्यू में सवाल देखने हो, तो चैप्टर पर, विषय पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं आप विषय को एक बार पढ़िए, विधिवत पढ़िए। ठीक है, तो विधिवत पढ़ने की इच्छा हो तो मेरे साथ आइएगा, और ना पढ़ने की इच्छा हो तो भैया हाथ जोड़कर निवेदन है, ये बैच आपके लिए नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें बेवकूफ बनाना नहीं पसंद है। हम चाहते हैं बस उतने बच्चे मेरे पास आए जिनमें सच में पढ़ने का जज्बा हो, कुछ सीखना जो चाहते हैं। ठीक है, आइए सवालों पर आते हैं। पहला सवाल दे रहा है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं दोस्तों। ये रचना की दृष्टि से लिख रहा, 2 भेद या फिर 3 भेद, 4 भेद, 6 भेद। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ऐसे तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन सी होती है दोस्तों? आप पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। लेकिन दोस्तों ये कर्म के आधार पर होती है, ध्यान दीजिएगा। ये किस आधार पर होती हैं? जो आप टिक कर दिए उत्तर, ये किस आधार पर है दोस्तों? ये कर्म के आधार पर है। यहां मामला कर्म का नहीं है, यहां मामला रचना का है। रचना यानी संरचना। रचना के आधार पर 5 प्रकार की होती हैं। 5 तो ऑप्शन में नहीं दिया है, अब क्या किया जाए भाई? 5 तो यहां ऑप्शन में नहीं दिया है, तो अब क्या किया जाए दोस्तों? तो ऐसे में बहुत सारे लोग इसे मान लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से, ठीक है, ये एग्जाम से उठाया गया सवाल है, होना चाहिए दोस्तों 5 भेद। कितने भेद होना चाहिए? क्रिया के 5 भेद होना चाहिए। अगर आपसे रचना या फिर संरचना के आधार पर पूछ रहा है तो, ठीक है, अगर आपसे संरचना के आधार पर पूछ रहा है तो कितने भेद होना चाहिए? मेरे हिसाब से भाई 5 भेद होना चाहिए। अब सवाल आपका आ जाता है कि सर अगर आपके हिसाब से होना चाहिए तो सर वो 5 भेद हैं कौन कौन से, आप उसे गिना दीजिए। बिल्कुल गिनाऊंगा दोस्तों, एक एक करके लिखेगा, सुनिएगा। एक होता है सामान्य क्रिया, एक होती है संयुक्त क्रिया जो किसी के साथ आ जाए। ठीक है, तो लिखिएगा सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया। ठीक है, सामान्य क्रिया, दूसरा हो गया संयुक्त क्रिया, तीसरा हो गया नाम धातु क्रिया। ठीक है, तीसरा हो गया, पढ़ा होगा आपने, नाम धातु क्रिया। ठीक है, चौथा हो गया, ठीक है, अच्छा, नाम धातु जैसे बात से बतियाना, लाठी से लठियाना, इस तरह पढ़ा होगा ना, आगे सवाल भी आएगा नाम धातु से। ठीक है, इसी तरह से प्रेरणार्थक क्रिया आपने पढ़ा होगा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जैसे पढ़ना। ठीक है, पढ़ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ना, तो ये दोस्तों मूल क्रिया हो जाएगा। लेकिन पढ़ाना, ठीक है, पढ़ाना क्या हो जाएगा? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। और पढ़वाना ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लिखना, लिखाना, लिखवाना। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं, ये भी दोस्तों क्रिया की भेद कही जाती हैं। और अंतिम में पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया और अंतिम में पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है दोस्तों? पूर्वकालिक जिसमें 2 क्रियाएं होती, एक क्रिया पहले होती है, दूसरी क्रिया बाद में। जैसे बच्चा खाना खाकर सो गया, तो पहले बच्चे ने खाना खाया, बाद में बच्चा सो गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इसमें पूर्वकालिक क्रियाएं आती है। तो ये 5 भेद होने चाहिए, लेकिन ये 5 भेद वाला ऑप्शन नहीं है, तो बेहतर है कि आप 2 ही मान लो। ठीक है, और कोई इससे बेहतर आंसर नहीं है। ठीक है, कभी कभी इस तरह के कंफ्यूजन वाले सवाल आते रहते हैं। कह रहा वे अविकारी शब्द, जैसे दोस्तों अविकारी शब्द दिया, ध्यान दीजिएगा। अब यहीं पे आपको ध्यान देना, विकारी किसे कहते हैं? विकारी में 4 आते हैं। कितने आते हैं? 4 आते हैं विकारी में। जैसे संज्ञा विकारी में आती है, सर्वनाम जो आप पढ़ते हैं भी विकारी में आता है,
विशेषण जो आपने पीछे पढ़ा यह भी विकारी में आता है, और क्रिया जो पढ़ा दोस्तों यह भी विकारी में आता है। अविकारी में भी 4 आ जाते हैं, जिसमें क्रिया विशेषण आता है, समुच्चय बोधक आता है, समुदाय बोधक आता है और विस्मयादि बोधक आता है। ठीक है, ये दोस्तों जो 4 हैं ये अविकारी के अंतर्गत आते हैं। कर वे अविकारी शब्द जो 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय। देखिए, क्रिया विशेषण जोड़ने का काम नहीं करते हैं, ना तो संबंध बताने का, ना तो विस्मय। ये समुच्चय बोधक जो होता है दोस्तों, समुच्चय ही जोड़ने का काम करता है, क्योंकि समुच्चय का अर्थ ही है जोड़ना। समुच्चय का अर्थ क्या है? जोड़ना। तो याद रखेगा, ये समूह बोधक नहीं, समुच्चय बोधक करिए। मेरे मुंह से शायद समूह बोधक निकल गया था, समूह बोधक नहीं, कोई भेद होता है, समुच्चय बोधक होता है। ठीक है, क्या क्या? क्रिया विशेषण होता है, समुच्चय बोधक होता है, संबंध बोधक होता है और विस्मयादि बोधक होता है। तो इस तरह से इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए। कर जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया दोस्तों क्या कहलाती है? ध्यान से पढ़िए। करा जब कोई कर्ता एक क्रिया को क्या कर ले? समाप्त कर ले। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऑप्शन दिया कि बच्चा खाना खाकर सो गया। बच्चा करता है, बच्चा पहले खाना खाया, खाना खाने का कार्य समाप्त हो गया, उसके बाद दूसरी क्रिया में लग गया, वो सोने लग गया। तो क्या यह सहायक क्रिया है? बिल्कुल नहीं। क्या यह नाम बोधक क्रिया है? बिल्कुल नहीं। ये पूर्वकालिक क्रिया है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले। अब भूतकालिक क्रिया जैसा कुछ होता नहीं है, तो यहां पर आपका जवाब पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा। नाम बोधक क्रिया में 2 चीजें आती है, जैसे बात धन करना, बात करना। ठीक है, ये क्या हो जाता है? इस तरह का आता है, ये पूर्वकालिक क्रिया में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। बच्चा खाना खाकर सो गया, बच्चा खाना खाकर सो गया। ठीक है, तो पहले खाना खाया, यह एक क्रिया है, उसके बाद सोने गया, यह दूसरी क्रिया है। तो ऐसे भी सवाल आता रहता है। अगला सवाल देखिए, करा अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अथवा कोई संधि है? नहीं। अथवा कोई उपसर्ग है, अन्वय है? नहीं। ये अव्यय का काम करता है। अथवा क्या दोस्तों? देखिए, आपके सामने कभी क्या दे दे? अथवा दे दे। आपके सामने दोस्तों क्या दे दे? या शब्द दे दे। आपके सामने दोस्तों और शब्द दे दे। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये सब अव्यय वाले शब्द हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन आंसर हल करते चलिए। देखिए कितना सवाल आप सही कर रहे हैं। 5वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी है? अविकारी कौन सा दोस्तों ये बताना है। ठीक है, अविकारी अव्यय ही दोस्तों अविकारी होता है। ठीक है, और बाकी संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और साथ में दोस्तों क्रिया जोड़ दीजिए तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये तो विकारी है। ठीक है, ये क्या है? ये विकारी है। अविकारी में कौन कौन आता है दोस्तों? लिख लीजिए एक बार। अविकारी में आता है क्रिया विशेषण। क्या आता है? कभी भी क्रिया विशेषण पूछे तो बताएगा ये अविकारी में आता है। अविकारी में आता है संबंध बोधक। क्या आता है? संबंध बोधक। ठीक है, अविकारी में आता है समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक। ठीक है, अविकारी में आता है विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, ये सब अविकारी में आते हैं। यहां से बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। ठीक है, तो अपना कंफ्यूजन क्लियर करिए और बहुत ध्यान से आप जवाब देते चलिए। अगला सवाल, करा मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे सहायक क्रिया कहते हैं? क्या उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं? उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं? या उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, नाम बोधक क्रिया नहीं होता, नाम धातु क्रिया होता है। ठीक है, नाम बोधक नहीं होता। जैसे हमने पीछे बात से बतियाना बताया था। ठीक है, बात से एक शब्द आता है, बात से बतियाना। ठीक है, ये नाम धातु बोधक है। ठीक है, बतियाना, ये आप याद रखेंगे। प्रार्थक नहीं, यहां सहायक क्रिया अर्थ को स्पष्ट करती है। ठीक है, मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन स्पष्ट करती है? ये सहायक क्रिया स्पष्ट करती है। ये कई जगह आप गूगल करेंगे तो आपको अलग अलग टाइप का उत्तर मिलेगा, लेकिन जो सही उत्तर है वो सहायक क्रिया है। कैसे सहायक क्रिया? जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए। कह रहे हैं, मान लीजिए कोई एक क्रिया वाला वाक्य दीजिए। अच्छा, क्रिया कहते किसे हैं? मान लीजिए कभी सवाल आ गया, भाई क्रिया किसे कहते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। ठीक है, नितिन सर ने तो बताया नहीं कि क्रिया किसे कहते हैं। अरे मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आपको सवाल आता है, फिर भी एक बार बता दे रहा हूं कि क्रिया किसे कहते हैं। कर्ता जो कुछ करता है वही क्रिया है। ठीक है, कर्ता जो कुछ करता है वही क्या है दोस्तों? वही क्रिया है। बस, वर्ब एंड एक्शन। ठीक है, वही क्रिया है। जैसे मान लीजिए मैं करता हूं, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं।
आप करता है, आप पढ़ने का काम कर रहे हैं, कोई बच्चा पढ़ते हुए लिखने का काम कर रहा है, ठीक है। तो कोई करता इस समय सो रहा होगा, कोई करता इस समय खा भी रहा होगा, ठीक है, कोई करता टहल टहल के देख रहा हो, ये सारे हैं, ठीक है। तो करता जो कुछ करता है, लिखना, पढ़ना, उठना, दौड़ना, भागना, जागना, ठीक है, घूमना, टहलना, कुछ भी इस तरह का है, तो ये जितने भी होते हैं, कर्ता जो कुछ करता यही क्रियाएं होती हैं। और मुख्य क्रिया जो होता है दोस्तों, इसके अर्थ को स्पष्ट करता है सहायक क्रिया, क्योंकि मुख्य क्रिया के साथ हमेशा जुड़ा होता है सहायक क्रिया। जैसे मैं कहूं कि मोहन क्रिकेट खेलता है, तो खेलना क्रिया है और खेलता है ये सहायक क्रिया उसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक, जो उसके अर्थ को और ज्यादा स्पष्ट करती है। अगर मान लीजिए मैंने सहायक क्रिया को हटा दिया, हटा के देख लीजिए ना, मोहन क्रिकेट खेलता, अब आप कहेंगे सर ये तो श्रृंगार विहीन टाइप का वाक्य लग रहा है। हाँ है, नहीं लगने की आप बोलिए एक बार, मैं कहूं आप ऐसे समझिए, नितिन सर पढ़ाते है, नहीं बोलूं तो कैसा लगेगा, नहीं लगेगा आपको कि कुछ अधूरा सा है। तो याद रखेगा ये पूरी तरह से अर्थ को स्पष्ट करने का काम करता है सहायक। वो जो लास्ट में लगता है ना, है, हूं, अगर मैं करता हूं मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ये हूं क्या है, यही सहायक क्रिया है भी सहायक क्रिया है, ठीक है। तो ये आप जानिएगा ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। करा क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्या क्रिया का मूल रूप दोस्तों धातु कहलाता है, पद कहलाता है, शब्द कहलाता है, क्या कहलाता है इसका मूल रूप, ठीक है। तो क्रिया का मूल रूप हमेशा क्या कहलाता है, धातु कहलाता है, ठीक है। जैसे पढ़ना पढ़ धातु से संबंधित है, लिखना लिख धातु से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखेगा ये क्रिया का जो मूल रूप होता है वही धातु होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? संयुक्त क्रिया का मतलब क्या है, दो क्रियाओं का एक साथ जुड़ जाना, तभी तो उसे संयुक्त कहा गया है। तो लिख रहा है अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्य बोधक या नाम बोधक, कौन सा नहीं है ये पूछ रहा दोस्तों। तो याद रखेगा नाम बोधक नहीं है। सवाल ये आता है कि ये कैसे डिसाइड होगा कौन सा है, हमने तो आप हो सकता आपको ध्यान ही ना हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये संयुक्त क्रियाएं जो होती हैं इनके 11 भेद माने गए हैं। कितना भेद सर? 11 भेद माने गए, ठीक है। तो लिख लीजिए यहां पे, चलिए यहां लिख लीजिए, ठीक है, संयुक्त क्रिया के भेद, ठीक है, संयुक्त क्रिया के भेद कितने भेद माने गए दोस्तों? इसके कुल 11 भेद माने गए। कितने भेद माने गए? 11 भेद। अब 11 भेद जिस किसी को याद होगा वही तो ये 3 को याद किया होगा, नहीं तो बता ही नहीं पाएगा, ठीक है। सर कैसे याद किया जाए इसको, आइए थोड़ा सा ट्राई भी कर लेते हैं, हो सकता है ज्यादा बेहतर हो जाए और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, यहां हम लोग स्टार्ट करेंगे आरंभ बोधक से। किसी चीज की शुरुआत करने चल रहे हैं तो सबसे पहले जो भेद होता है आरंभ बोधक, और हर चीज का उल्टा भी करते चलिएगा, ठीक है। आइए तो पहला लिखेगा आरंभ बोधक, ठीक है, आरंभ बोधक। आरंभ का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों? समाप्ति हो जाता है, ठीक है। आरंभ का उल्टा क्या हो जाता है? आरंभ का उल्टा हो जाता है समाप्ति, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? समाप्ति बोधक। बोलिए याद हुआ 2, ठीक है। हाँ सर अगर इस तरह पढ़ाएंगे तो इस तरह तो सर बड़े अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए दूसरा है अवकाश बोधक, यहां दिया था ना अवकाश बोधक। अगर आप अवकाश स्कूल में लेते हैं तो उसके लिए आपको अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है। तो यहां क्या कर लेंगे दोस्तों? यहां करेंगे अवकाश बोधक, सुनते जाइए ध्यान से, ठीक है। और अवकाश के लिए क्या लेना पड़ता है? अनुमति लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अनुमति बोधक हो जाएगा, कोई दिक्कत? फिर क्या दिया था? निश्चय बोधक, ठीक है। तो निश्चय बोधक को रोकिए, हाँ लिख लीजिए, चलिए निश्चय बोधक, इसी को नित्यता बोधक भी कहा जाता है। तो चाहे निश्चय लिखा हो चाहे नित्यता लिखा हो, आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना, ठीक है। तो निश्चय और नित्यता एक ही है, ठीक है। चाहे निश्चय बोधक लिखा हो, ठीक है, निश्चय बोधक लिखा हो या नित्यता बोधक लिखा हो, ठीक है। ये दोनों दोस्तों जरूरी हैं। और अगला लिखेगा आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता बोधक। जी हाँ, यह भी दोस्तों इसी के अंतर्गत आता है, संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है। तो नित्यता या निश्चय एक ही और आवश्यकता बोधक हो गया। इसके बाद दोस्तों एक काम कीजिए, नहीं नित्यता अलग है, इसको चलिए इसको नित्यता करिए और निश्चय बोधक को अलग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए निश्चय बोधक ही कर लीजिए, निश्चय दोनों को अलग अलग करिए, ठीक है। याद आया अभी को, निश्चय और नित्यता कैसे याद आया? निश्चय का मतलब होता है कोई चीज फिक्स हो गया है, और नित्यता का मतलब होता है किसी चीज के कंटिन्यूटी के बारे में बता रहा है। तो दोनों शब्द एक जैसे तो है नहीं, तो नित्यता निश्चय दोनों अलग अलग कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या हुआ? आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, निश्चय बोधक, आवश्यकता बोधक, नित्यता बोधक और इच्छा बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, ठीक है, इच्छा बोधक,
इच्छा बोधक ये भी होता है, अभ्यास बोधक, थोड़ा सा भूल रहा हूं मैं भी, कितना चीज दिमाग में रखेगा इंसान, ठीक है। आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, निश्चय बोधक, आवश्यकता बोधक, नित्यता बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, शक्ति बोधक, और अंतिम में लिखेगा पुनरुक्ति बोधक, रिपीटेशन, ठीक है, पुनरुक्ति बोधक, ठीक है, पुनरुक्ति। इतने होते हैं दोस्तों। अब इतने में कौन सा नहीं था, तो देखिए नाम बोधक कहीं नहीं था, नाम बोधक कहीं नहीं था, बाकी थे, ये तीनों हैं। तो ये 11 भेद जिसे याद होगा वो दोस्तों इस सवाल का उत्तर दे पाएगा, नहीं तो ये सवाल आपसे छूट जाएगा, ठीक है। तो मेरी क्लास में आप सभी हैं तो विधिवत दोस्तों पढ़ते चलिए। आगे देखिए अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विकृत नहीं होता, ठीक है। कौन सा पद विकृत नहीं होता, किसे अलग नहीं, विकृत माने जानते हैं ना, किसमें परिवर्तन नहीं होता, विकृत मतलब चेंजेस, ठीक है। तो कौन सा विकृत नहीं होता, तो याद रखिए अव्यय जो होता है दोस्तों ये विकृत नहीं होता। क्यों? क्योंकि अव्यय जो होता है यह अविकारी होता है, ठीक है, अव्यय अविकारी होता है, ये विकृत नहीं होता। और यही दोस्तों आपसे पूछा था, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। विकृत का मतलब क्या होता है दोस्तों, परिवर्तित। विकृत का मतलब क्या हो जाता है, परिवर्तित, ठीक है, परिवर्तित। इस पर याद रखेगा, इस पे लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस चीज को याद रखेंगे तो बी आपका इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? कौन सा समुच्चय बोधक दोस्तों अव्यय नहीं है? समुच्चय जो पदों को, समुच्चय का काम क्या है, ठीक है, समुच्चय क्या करते हैं, पदों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, जोड़ने का कार्य करते हैं दोस्तों। अर्थात के द्वारा पद जोड़े जाते हैं, अतएव अथवा आजन्म, आजन्म के द्वारा कोई पद नहीं जोड़ा जाता है। आजन्म दोस्तों ये उपसर्ग लगा है, आ उपसर्ग लगा है, जन्म लिखा है, ठीक है, आजन्म, ठीक है। तो याद रखिएगा ये अलग पद हो जाएगा। यहां पर बाकी के जो 3 पद हैं वो तो समुच्चय बोधक वाले हैं, लेकिन शब्द हैं, लेकिन आजन्म दोस्तों नहीं है। सिंपल सा है, दिख भी रहा है, आप समझ भी रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा है समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक सच में तो दोस्तों अविकारी का ही भेद है, विकारी तो है नहीं। दोनों तो बिल्कुल नहीं करेंगे। कई बच्चा बैठा होता सोचता दोनों कर दें, उपयुक्त में दोनों सही है, नहीं, ऐसा नहीं है। अविकारी में मैंने आपको समझाया था कि अविकारी में क्रिया विशेषण आता है, ठीक है। रिवीजन करिए, जितना ज्यादा पेन से लिखूंगा मैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। समुच्चय बोधक आता है, ठीक है, विस्मयादि बोधक आता है, ठीक है, और संबंध बोधक आता है। आगे पीछे भी रहेगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इतने आते हैं, यही अविकारी में रखे जाते हैं, विकारी तो बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कर जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष या शोक आदि भावों से होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे विस्मयादि कहते हैं। विस्मयादि में दोस्तों भाव ही तो होता है, ठीक है, अनेक तरह का भाव, क्रूरता का भाव, क्रोध का भाव, प्रेम का भाव, शोक का भाव, हंसने का भाव, ठीक है, किसी भी तरह का भाव हो, ठीक है, आश्चर्य का भाव, ये सब दोस्तों विस्मयादि बोधक में आता है। तो याद रखिएगा यही आपका उत्तर हो जाएगा। सिंपल सा है, पहचानना बहुत आसान है। आगे देखिए, करा जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का, ठीक है, पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? करा बताइए ऐसा कौन सा है जिसका यूज अतिरिक्त भाव जानने के लिए किया जाता है? समानाधिकरण, व्यधिकरण, विस्मयादिबोधक या निपात? तो याद रखिएगा दोस्तों, निपात का यूज होता है। निपात क्या होता है? यह बलदायक होता है। जैसे मैं दो लाइन आपके सामने लिखता हूं, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि बलदायक का मतलब क्या है। सुनिएगा, ठीक है। बच्चों को पढ़ना चाहिए, ठीक है, आपकी बात कर रहा हूं, बच्चों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये दोस्तों सामान्य वाक्य है, ठीक है। ये कैसा इसी वाक्य को मैं अब थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूं, ठीक है। बच्चों को पढ़ना ही चाहिए, ठीक है, बच्चों को पढ़ना ही चाहिए। आप बताइए मैंने इसमें क्या चेंजेस किया? मैंने एक शब्द जोड़ दिया जिसका नाम है ही।
ये ही क्या कर रहा है, ये बलदायक शब्द है। क्या है दोस्तों, यह बलदायक शब्द है। ठीक है, बलदायक शब्द है क्योंकि ये बल प्रदान कर रहा है कि नहीं, बच्चों को पढ़ना ही चाहिए, मतलब ये बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं ना, तो इतने से डालने से अंतर हो गया, इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, ये अतिरिक्त भावार्थ पैदा करता है निपात। ठीक है, निपात जो होता है ये निपात कहलाता है। ठीक है, इस तरह के जो शब्द होते हैं निपात कहे जाते हैं, इनको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक अच्छी सीख दूं मैं आपको, हाल फिलहाल में मुझे ज्ञान मिला, बहुत गजब का ज्ञान मिला। मैं सोच रहा था किसी बच्चे का सिलेक्शन कब होता है। सोचिए कितना बड़ा ज्ञान की बात है, जरा आप ध्यान दीजिएगा, आपके काम की बात भी है। बच्चे का सिलेक्शन कब होता है। अभी तक जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिला था तब तक मुझे लगता था कि बच्चे का सिलेक्शन पढ़ने से होता है, पढ़ने से, कितना पढ़ ले। लेकिन मैं गलत था। बच्चे का सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, सिर्फ लगा रहा हूं, केवल पढ़ने से नहीं होता है। बच्चे का सिलेक्शन आवश्यकता से होता है। जब बच्चे को जरूरत होगा सिलेक्शन हो जाएगा। समझिएगा बात को, जरूरत होगा सिलेक्शन तभी होगा, आपके पढ़ने से नहीं होगा। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं, एक्सपीरियंस बता रहा हूं, अपना अनुभव साझा कर रहा हूं। अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं सिलेक्ट नहीं होंगे। अगर ये आपकी जरूरत है, जिस दिन आपको ये एहसास हो गया कि मेरे पास सारे दरवाजे बंद हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, अब यही करना पड़ेगा। जिस दिन आपको आवश्यकता महसूस होगा जाएगा, जिस दिन आपको ये जरूरत महसूस हो जाएगी, उसी दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मैं जो बात समझा रहा हूं इसको धारण कर लीजिए, इस पे सोचिए, समझिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए कि मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वैसे सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, इतने दिन से पढ़ा रहा हूं और मेरी भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, तो ये चीज़ें मुझे समझ में आई कि हर चीज़ आपको ज़रूरत से मिलती है। अगर ज़रूरत नहीं समझ में आएगा तो आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। अगर ज़रूरत है तो आपको सब, जैसे कई बार आप कहते हैं ना कि आपका मेरा कोई काम रुकता नहीं साहब, सब चलता रहता है, ईश्वर की कृपा से सब चल रहा है। क्यों? जितना ज़रूरत है पूर्ण हो रहा है, क्योंकि आपकी ज़रूरत ही कभी आगे नहीं बढ़ी, इस वजह से जितना है उतना पूरा हो रहा है। तो जिस दिन आपकी ज़रूरतें बढ़ेंगी उस दिन अपने आप ये चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी और सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मन में आया तो बता दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है भैया, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अरे भाई, कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, कर्म की प्रधानता है तो याद रखिएगा, कर्म की प्रधानता अगर हो, कर्म की प्रधानता, ठीक है, तब वहां कर्मवाच्य होगा। और अगर भाव की प्रधानता होती तब वहां भाववाच्य हो जाता है। ठीक है, भाव की प्रधानता होगी तब वहां भाववाच्य हो जाएगा। सरल वाक्य जैसा यहाँ कुछ ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य हो जाएगा। जहां कर्ता की प्रधानता हो वहां क्या हो जाता है? कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण करा अत्यंत, आजकल, कदाचित और बाहर। अच्छा, आपको इस सवाल में यह भी बताना है कि जो शब्द रीतिवाचक से संबंधित नहीं है वो किससे संबंधित है, ये भी आपको साथ में बताना है। ये ना समझिएगा कि तुक्का मार के हम चल दिए। जैसे पहला ऑप्शन दे रहा अत्यंत, तो अत्यंत क्या दोस्तों? जैसे आपने कहा सर आज हमने अत्यंत अधिक भोजन कर लिया, हा? तो अत्यंत मतलब क्या? ये परिमाण बोधक है। अत्यंत का मतलब क्या दोस्तों? ये क्या है? अत्यंत जो है ये परिमाण बोधक को दर्शाता है। जैसे आपने कहा कि सर आजकल मैं खूब पढ़ रहा हूं, सर आजकल मैं खूब पानी पी रहा हूं, सर आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए आजकल मैं सो बहुत रहा हूं। तो ये आजकल जो संबंधित है दोस्तों शब्द, ये समय को दर्शा रहा है कि आजकल, ये कालवाचक शब्द है। क्या है? कालवाचक शब्द है। कदाचित कि नितिन सर ने आपको समझाया कि कदाचित ऐसा काम मत कीजिएगा, कदाचित अपने समय को व्यर्थ न कीजिए, मतलब नहीं करना है। ठीक है, ये रीतिवाचक शब्द है, व्यवहार में आता है। ठीक है, रीतिवाचक, ठीक है, जो व्यवहार में आए। अंदर बाहर, ठीक है, सर घर के बाहर निकलते ही धूप से जल जाता हूं, तो घर के बाहर, घर के अंदर, भीतर, ये स्थानवाचक है। क्या दोस्तों? ये स्थानवाचक को डिनोट करता है। ठीक है, तो आप समझिएगा, आपसे सवाल क्या पूछा था उसी हिसाब से उत्तर दे देते। यहां उत्तर क्या हो जाएगा? कदाचित हो जाएगा। अब समझिए भाई, पूरी बात बताइए ना, केवल उत्तर सही करके चले जाना हो तो भाई किताब में भी दिया है, बच्चा फिर किताब ना खोल के पढ़ ले। ठीक है, फिर मेरा काम क्या है? मेरा काम तो सारा चीज एक्सप्लेन करना है। करा क्रिया कैसा शब्द है? विकारी है या अविकारी? हाँ, यही बात याद रखें। क्रिया क्या दोस्तों?
क्रिया विकारी शब्द है, लेकिन क्रिया विशेषण क्या है दोस्तों, ये अविकारी शब्द है। दोनों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्रिया विकारी शब्द है और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है, ये ध्यान देंगे। बड़ा अच्छा सा सवाल है। करा क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध हो, फिर वही सवाल दे दिया। जहां कहीं कर्ता की प्रधानता होगी सीधा सीधा कर्तृवाच्य होगा, ज्यादा दिमाग नहीं खर्चा करना है। और कर्म की प्रधानता होगी तो कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता हो तो भाववाच्य, बस इतना सा है। वाच्य वाले चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। करा राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो इसमें लिखवाना दोस्तों क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, लिखवाना जो है प्रेरणार्थक क्रिया। मैंने आपसे बताया था, अब देखिए यहां पे समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए पढ़ना दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया, जैसे मान लीजिए पढ़ना दे दिया, पढ़ना, ठीक है। पढ़ना से क्या बन जाता है, पढ़ना से पढ़ाना बनता है, और पढ़ाना से पढ़वाना बनता है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, इसको कहा जाता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, इसको कहा जाता है मूल क्रिया, ठीक है, ऐसे समझिएगा। फिर जैसे दूसरा शब्द दे दिया लिखना, ठीक है, लिखना से हो जाता है लिखाना, कि अध्यापक बच्चों को लिखा रहे हैं, ठीक है, लिखाना। और अगला हो जाता है लिखवाना, ठीक है। इसी तरह हो जाता है दौड़ना, दौड़ना मान लीजिए क्रिया है, दौड़ना से दौड़ाना, ठीक है, दौड़ाना, दौड़ाना से दौड़वाना, ठीक है, तो यही है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो लिखवाना है ये क्या दोस्तों, ये प्रेरणार्थक क्रिया तो ही है, और प्रेरणार्थक में भी क्या है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। हम लोग इससे भी ज्यादा जानते हैं, क्या पता परीक्षा में प्रथम द्वितीय भी दे दे तो भी बता देंगे। तो यहाँ इस तरह से दोस्तों आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। करा निम्नलिखित, पहले निम्नलिखित को सही कर लिया जाए, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मतलब जहां कर्म नहीं होता है, ठीक है। सकर्मक जहां कर्म होता है, अकर्मक जहां कर्म नहीं होता है, ठीक है। तो अकर्मक क्रिया दोस्तों क्या है, याद रखिएगा सोना, सोना दोस्तों अकर्मक क्रिया है, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, आगे दोस्तों मैं विस्तार से इस पर मैं क्लास भी दूंगा, अकर्मक सकर्मक पे विधिवत क्लास में आपको देने वाला हूं। पहले यहां कुछ चीजें आप याद रखिएगा, जैसे सोना, कहीं भी आपको सोना दे दे, ठीक है, सोना मतलब स्लीपिंग वाला सोना, दूसरा वाला नहीं, गोल्ड वाली बात नहीं कर रहा, ठीक है, स्लीपिंग वाली बात कर रहा है, ठीक है। कहीं सोना दे दे, कहीं रोना दे दे, कहीं हंसना दे दे, ठीक है, रोना, हंसना, सोना, कहीं उड़ना दे दे, ठीक है। तो ये सब क्या होता है दोस्तों, ये सब अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, ये आप याद रख लें, ठीक है। ये बहुत बराबर यहां से दोस्तों सवाल बनते रहते हैं, ये आप याद रखेगा, ठीक है। इसी तरह से जागना, मारना, दौड़ना, ये सब भी आ जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, इतना तो मेन है, लिख लीजिए ना तो, ठीक है। इसी तरह से जागना, इसी तरह से मारना, ठीक है, ये सब दोस्तों अकर्मक में आते हैं, ठीक है। कर उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, उसके बिना तुम कुछ नहीं, इस वाक्य में संबंध बोधक शब्द क्या है, याद रखिएगा, बिना संबंध बोधक शब्द है, उसके बिना तुम कुछ नहीं। जो बिना शब्द दिया दोस्तों ये संबंध को दर्शा रहा है, अगर इसको हटा देंगे तो संबंध नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये जो बिना शब्द दिया है, क्योंकि कुछ तो होगा नहीं, तुम तो होगा नहीं, उसके भी ये सर्वनाम सर्वनाम हो गया, कुछ दोस्तों नहीं है, तो बिना शब्द हो जाएगा, ये संबंध बोधक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। करा वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है, थोड़ा क्या दोस्तों, थोड़ा परिमाणवाचक के अंदर, थोड़ा परिमाणवाचक में आता है, ठीक है, काउंट नहीं किया गया है, अनिश्चित बोधक में है, ठीक है, अनिश्चित बोधक परिमाणवाचक में हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक में हो जाएगा, क्योंकि समय को तो दर्शा नहीं रहा है। कालवाचक में क्या होता है दोस्तों, इसमें समय को दर्शाया जाता है, ठीक है। स्थानवाचक में दोस्तों इसमें क्या होता है, स्थान को दर्शाया जाता है। रीतिवाचक में दोस्तों इसमें व्यवहार को दर्शाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा यहाँ परिमाण हो जाएगा, परिमाणवाचक, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। मीरा जोर से हंसी, हंसना क्या होता है, पीछे आपको बताया था कि हंसना अकर्मक क्रिया है, क्या है दोस्तों, हंसना आपको बताया था, हंसना रोना, ठीक है, पीछे आपको समझाया था कि हंसना, रोना, सोना, ठीक है, रोना, सोना, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में बार बार आता रहता है। आगे देखिए, करा निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है दोस्तों, वही लिखना से लिखाना, पढ़ना पढ़वाना, ठीक है, पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना, ये यही प्रेरणार्थक क्रिया था। इसमें प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक मैंने बताया था। करा पिता उसे पढ़ाते हैं, पढ़ाना दोस्तों क्या होता है, पढ़ाना, ये तो प्रेरणार्थक क्रिया होता है। राम नहीं पढ़ता, नाम नहीं पढ़ता है कर लीजिए, ठीक है। तो पढ़ना दोस्तों ये तो मूल क्रिया में आ जाएगा। ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, ये भी सही है। अध्यापक परिश्रम कराते हैं, ठीक है, ये भी सही है,
ठीक है। तो याद रखेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें मूल क्रिया का यूज हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयार्थक क्रिया है? उठना तो बिल्कुल नहीं है, चमकना भी नहीं है, गिराना है, क्योंकि गिराना बना कैसे दोस्तों? मूल शब्द रहा होगा गिरना, गिरना से बना होगा गिराना, गिरना से बना होगा गिराना, और गिराना से बना होगा गिरवाना, गिरवाना, बिल्डिंग गिरवाई गई। ठीक है, तो गिराना क्या दोस्तों? ये प्रथम प्रयार्थक क्रिया है, और गिरवाना क्या है? ये द्वितीय प्रयार्थक क्रिया है, इसे ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अकर्मक क्रिया, पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूं, ठीक है, श्याम निबंध लिखता है, और राम मोहन को रुला रहा है। ठीक है, अब बताइए यहां पर अकर्मक क्रिया दोस्तों क्या है? याद रखिएगा पानी बरसना। आप ये सोचेंगे सर रोना तो आपने पढ़ाया था, लेकिन दोस्तों जैसे बच्चा रो रहा है, अब यहां पे दे दिया कि मोहन को रुलाया जा रहा है, इस वजह से दोस्तों इसे, क्योंकि ये मोहन को दे दिया ना, ये रुलाया किसको जा रहा है? मोहन को, इसलिए दोस्तों ये सकर्मक में बदल गया। ठीक है, तो याद रखेगा। ठीक है, अतः 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 ये वाक्य सकर्मक में बदल गया। ठीक है, सकर्मक में बदल गया। ठीक है, बाकी दोस्तों पिसवाया किसको जाता? गेहूं को। लिखा क्या जाता? निबंध। यदि आपको उत्तर मिल जाता है, ठीक है, जैसे पानी बरस रहा है तो यहां पर बरसना अलग हो गया। ठीक है, पानी दोस्तों कर्ता में आ गई, इस वजह से दोस्तों यहां अकर्मक हो जाएगा। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है यहीं पर अकर्मक होता है। ठीक है, और ये पानी बरसने वाला उदाहरण परीक्षा में बहुत बार दोस्तों पूछा गया है, तो एकदम क्लियर कट जवाब जो है वो जानते रहिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप बहुत इंतजार कर रहे थे, तो आपकी अपनी हिंदी की किताब दोस्तों आ चुकी है, और पूरे 632 पेज की किताब है, 6000 सवाल दिए गए हैं। ये किताब लेते हैं तो बड़ी अच्छी आपकी तैयारी होगी। अच्छा, ये जो क्रिया चैप्टर है, मैं मान ले रहा हूं, मान लीजिए आपके पास ये किताब हो, तो क्रिया चैप्टर में कितने सवाल मैंने दे रखे हैं जिसको आप हल करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। बता दे रहा हूं, क्रिया देखिए, अव्यय अविकारी वाला जो चैप्टर है इसमें मैंने दे रखा है 147 सवाल। बताइए 147 सवाल की केवल अव्यय अविकारी पे। ठीक है, और क्रिया को छोड़िए, क्रिया में जो मैंने सवाल दे रखा है वो दिया 56 सवाल दिया है। ठीक है, नहीं, वाच्य में 56 दिया है, क्रिया में जो सवाल है वो दिया 94 सवाल, 94 सवाल। तो किताब परचेज कीजिए, इस किताब में पूरे 6000 सवाल भरे हैं। तो जैसे हिंदी आप यहां पढ़ ले रहे हैं, अगर किताब भी आपके पास होगी तो प्रैक्टिस करने में बड़ा आसान हो जाएगा। बाकी हमारे पास हिंदी का बैच है, अगर आप ये ज्वाइन कर लेते हैं बैच को, तो बैच में क्या दोस्तों, एक एक चैप्टर विस्तार से पढ़ाया गया है, फिर उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराया गया है, फिर उस चैप्टर का नोट्स दिया गया है, तो पूरी बातें आपको यहाँ बैच में मिल जाएगी। ये और शानदार बात हो जाएगी। ठीक है, तो आइए जुड़िए हमारे साथ और तैयारी कीजिए। ये एप्लीकेशन स्टडी 91 ऑफिशियल, सारी क्लासेस इसी पे चलती हैं। संविधान का बैच ज्वाइन करके देखिए, डेमो क्लास फ्री दिया गया, हिस्ट्री का कमाल का बैच है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखेगा, पढ़ने की क्षमता होगी, सामर्थ्य होगा, हिम्मत होगा, तब ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ाता बहुत हूं, मेरी आदत है, इधर उधर की कोई बातें नहीं, पढ़ाता बहुत हूं। पढ़ाना, इस बैच को ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए क्या है ना, अगर इधर उधर की बेकार की बातें करेंगे तो जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि आपको संविधान एक बार पढ़ना है, आपको इतिहास एक बार पढ़ना है, भाई वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए उतना मेहनत करना पड़ेगा। कल को आप कह नहीं देंगे कि सर आपका बैच दिया, पढ़ा और ये आया ही नहीं सवाल परीक्षा में, तो भाई उस समय हमको भी तो शर्मिंदगी महसूस होगी कि हमने क्या कह के आपको बुलाया था और आपका जवाब क्या आ रहा है। इसलिए बच्चों की संतुष्टि मायने रखती है। तो आप साथ में आइए, जुड़िए, हर एक बैच में डेमो दिया गया, डेमो देखिए, सेटिस्फाई हो जाइए, फिर जो है आप क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह का कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो आप कॉल कर सकते हैं और मैसेज भी दे सकते हैं, तो हमारी टीम आपसे खुद ही कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से कीजिए। देखिए, कुछ किया करिए ना किया करिए, लेकिन शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करिए। उस कमेंट करने से क्या होता है ना, और बच्चे जो हैं उनको पता चलता है कि नितिन सर का वीडियो कैसा है। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, और कुछ तो आप दे नहीं रहे हैं, तो कम से कम इतना काम आप जरूर कर दिया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।